ठीक है, 2 पॉइंट पढ़े अभी तक। पहला, ये जो सब कल वाला पॉइंट था, वापस से बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट, 2 सेल्ड स्टेज में ऑलमोस्ट अबाउट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है, जबकि बाकी जो स्पीशीज है, दैट इज जो 40% स्पीशीज है, इनमें जनरेटिव सेल एक बार माइटोसिस करके 2 और सेल बना देता है, और ओवरऑल 3 सेल्ड स्टेज में मेल गैमेट रिलीज होता है। कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। सर फिर से बोलिए तो। कौन सा वाला पॉइंट, पहला या दूसरा? दूसरा। दूसरा। देखो, 60% एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट का एक ग्रुप है, ठीक है, ये सब तुम लोग को पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम में। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जब प्लांट से रिलीज होता है ना, तब उसमें सिर्फ 2 सेल होता है। देखो, टोटल परसेंटेज होता है 100%, 100 में से 60% तो ऐसा वाला है, तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना है, 40%। इन 40% में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन जब रिलीज होता है ना, पॉलन ग्रेन जब रिलीज होता है, तब वो 2 सेल नहीं 3 सेल का बना होता है। ठीक है, यही दूसरा पॉइंट। कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं सर। नहीं, चलो आगे तीसरा पॉइंट लिखिए। इन द पॉलन ट्यूब, इन द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब में एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, जो ट्यूब के अंदर होता है। ट्यूब न्यूक्लियस इंटर्स फर्स्ट, विच इज वेस्टिजियल, इसको समझाएंगे, पहले लिख लो। विच इज वेस्टिजियल, which is vestigial, and soon degenerates, and soon degenerates। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द ट्यूब न्यूक्लियस guides the entry of pollen tube। चलिए, बस इतना ही पॉइंट था, उसके बाद अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको लिखो, तब तक मैं इसको समझा रहा हूं। देखो ध्यान से, लिख लिए सब लोग? सब लोग लिख लिए? यस सर। ठीक है, देखो ये है पॉलन ट्यूब, सॉरी पॉलन ग्रेन। यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ऐसा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो तुमको दिख रहा है, ये दोनों सेम है। और देखो ये है ओव्यूल, ये आप 10th में भी पढ़े हो, जहां पे कि ये इंटर करेगा और यहाँ पे एग होगा, फिर पोलर न्यूक्लियाई होगा, जहां पे ये फ्यूज करके उसको फर्टिलाइज करता है, ऐसा होता है। इस ट्यूब न्यूक्लियस का अगर हम लोग बात करें, तो इस ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर टोटल 3 सेल होता है, 1 2 3, टोटल कितना, 3। सबसे नीचे में जो होता है, इसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। अच्छा, ये ट्यूब ये है क्या, ये है पॉलन ट्यूब। क्या है, पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब में 3 न्यूक्लियस, जो सबसे नीचे है ये वाला, इसको बोले ट्यूब न्यूक्लियस। और इसके अंदर 2 मेल गैमेट होता है। कितना मेल गैमेट होता है, टोटल कितना मेल गैमेट है, 2। मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर टोटल 3 न्यूक्लियस होता है, पॉलन ट्यूब के अंदर भी 3। 3 में जो सबसे पहला है वो है ट्यूब न्यूक्लियस, और जो बाकी 2 है वो है मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या करेगा आगे पढ़ेंगे, बट याद रखना कि पहला वाला ट्यूब न्यूक्लियस और बाकी 2 मेल गैमेट। ये जो 2 मेल गैमेट है, ये इस ओव्यूल के अंदर, देखो ये ओव्यूल था, इसके अंदर फ्यूज करेगा, फ्यूज करेगा, एक से बनेगा जाइगोट और दूसरे से बनेगा इंडोस्पर्म। ये आगे हम डिटेल में बताएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पहले से बनेगा जाइगोट, दूसरे से बनेगा इंडोस्पर्म, ये दोनों फ्यूज करता है एक्चुअली, मतलब ये दोनों काम का है।
ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये बेकार है, क्या है? बेकार। और बेकार को बोलते हैं वेस्टिजियल, STI, वेस्टिजियल। वेस्टिजियल मतलब ऑफ नो यूज, इसका कोई काम नहीं होता। हाँ, इसका छोटा मोटा काम अगर एक होता भी है तो ये गाइड करता है, गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। गाइड करने का मतलब क्या? देखो, आखिर इस पॉलन ट्यूब को कैसे पता कि हमको ऐसे ही ग्रो करना है? हो सकता है वो ऐसे जाते हुए ऐसे भागने लगता। तो पॉलन ट्यूब को कोई तो रास्ता बताता होगा कि अच्छा देखो तुम यहाँ हो, नीचे में ओव्यूल है, आपको सीधा आना है, फिर ऐसे मुड़ना है, फिर नीचे जाना और फिर ऊपर जाना है। तो ये कोई तो पाथवे बताता होगा। देखो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर हम बनाए हैं। पॉलन ट्यूब यहाँ से आया, यहाँ आकर ऐसे मुड़ा मुड़ा मुड़ा, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो कोई तो इसको बताता होगा कि भाई यहाँ से आपको टर्न लेना है, यहाँ पे सर्कुलर घूमना है, और यहाँ पे फिर से ऊपर जाना है। ये कोई तो बता रहा होगा। तो जो गाइड कर रहा है पॉलन ट्यूब को कि आपको ऐसे ग्रो करना है, वो कौन गाइड करता है? ट्यूब न्यूक्लियस। अभी बताओ कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब आगे अगला हेडिंग डालिए। अब सबको समझ में आना चाहिए, जो क्लास किए हैं नहीं किए हैं, लास्ट लेक्चर देखे नहीं देखे हैं, फिर भी समझ में आना चाहिए। डालिए हेडिंग, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, viability and preservation of pollen and preservation of pollen, economic importance, viability and preservation of pollen। ठीक है, पॉलन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब पॉलन ग्रेन का भी क्या कुछ फायदा है हम लोग को, जो हम मार्केट में बेच सकते हो, ऐसा कुछ फायदा, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। दूसरा वायबिलिटी, कितने समय तक किसी पॉलन ग्रेन में ये एबिलिटी है कि वो फर्टिलाइज कर सके। और तीसरा प्रिजर्वेशन, क्या पॉलन ग्रेन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों सवाल का जवाब हम लोग अभी जो पढ़ेंगे उसमें लिखिए। तो जरा कुछ पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट, पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज, pollen grain of many species, pollen grain of many species, especially anemophilous, स्पेशली एनिमोफिलस प्लांट, ब्रैकेट में लिखिएगा, स्पेशली एनिमोफिलस प्लांट। एनिमोफिलस को अंडरलाइन करके ऐसे कर लो और लिखो पॉलिनेटेड बाय विंड, हर वो प्लांट जिसमें पॉलिनेशन विंड की वजह से होता है उसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस प्लांट। तो pollen grains of many species ब्रैकेट में एनिमो स्पेशली एनिमोफिलस प्लांट cause severe allergy, cause severe allergy, cause severe allergy and bronchial and bronchial applications, applications and severe allergy and bronchial applications in some people। ठीक है, देखो होता यूं है ना कि कई बार कुछ प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होता है, खासकर वैसे प्लांट जिनका पॉलन ग्रेन हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पॉलिनेशन जिनमें हवा के थ्रू विंड के थ्रू होता है, उनमें क्या होता है ना कि जब भी पॉलन ग्रेन आपके आसपास से गुजरेगा तो आपको जबरदस्त एलर्जी होगा। एलर्जी में क्या होगा? छींक आना शुरू हो जाएगा, नाक से पानी गिरेगा, आंख से पानी गिरेगा, आपको हल्का फीवर ऐसा लगेगा, बॉडी थोड़ा वार्म हो जाएगा। ये सब कुछ जो कुछ भी है ना, ये सब एलर्जी का लक्षण है। तो बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनको पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है। जैसे किसी पेड़ पौधा के आसपास जाओगे तो छींक आना, या किसी को जैसे होता है ना धूल से एलर्जी, किसी को पानी से एलर्जी होता है, ज्यादा देर पानी में रह गए बस छींक आना शुरू हो गया, है ना। तो इस तरह का चीज होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनको पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है।
और स्पेशली जितने भी एनिमोफिलस प्लांट है, मतलब ऐसे वो प्लांट जो कि पॉलिनेशन जिनमें विंड से होता हो, वैसे प्लांट में मोस्टली सीवियर एलर्जी बहुत लोगों को मिलता है, सीवियर एलर्जी। और ब्रोंकियल एप्लीकेशन मतलब ब्रोंकाई में इन्फेक्शन हो जाएगा। ब्रोंकाई समझते हो ना आप, 11th में पढ़े हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम 10th में भी पढ़े थे, ब्रीदिंग में। विंड पाइप होता है, विंड पाइप 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, तो इस तरह का होता है। एग्जांपल लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, वीड पार्थेनियम। पार्थेनियम ये बहुत जबरदस्त वीड है, एक ऐसा वीड, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से एलर्जी फैलाए हुए था। तो वीड पार्थेनियम। अच्छा, इसका एक और खास बात क्या है ना, कि ये इंडिया में पहले से नहीं मिलता था, ये गलती से इंडिया में आ गया। ये जो वीड था पार्थेनियम, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, पार्थेनियम नाम है इसका, कॉमन नेम है कैरेट ग्रास, लिख लीजिए, एनसीईआरटी में सब है। ये जो वीड है पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, ये इंडिया में पहले से नहीं मिलता था, ये वीट के साथ मिल के गलती से आ गया। जैसे कई बार होता है ना, अगर आपके यहाँ गेहूं घर से गांव से आता होगा, तो आप नोटिस किए होंगे कि गेहूं के साथ कुछ कुछ सरसों भी आ जाता है। नोटिस किए हो, है किसी के यहाँ गेहूं आता है गांव से? यस सर। तो नोटिस किए होंगे सरसों भी साथ में आ जाता है। माँ अक्सर सरसों को अलग करती है गेहूं से, गेहूं पिसवाने से पहले। तो ये जो सरसों है ना, ये हमारा चॉइस नहीं था, ये बस साथ में उग जाता है गेहूं के खेत में, और हम वो तो हमारे काम का भी है, तो हम उसको वीड नहीं बोले। बट कई बार आप देखोगे कि किसी भी खेत में अगर आप गए होगे, तो जो आप उगाए उसके अलावा भी बहुत सारा प्लांट उग जाता है, उनको बोलते हैं वीड, जो अनवांटेड होते हैं। तो ये जो पार्थेनियम था कैरेट ग्रास, ये भी वीट के साथ, गेहूं के साथ वीड के फॉर्म में इंडिया आ गया, ये पहले नहीं था। और ये बहुत जबरदस्त तरीके का एलर्जी कॉज करता है, बहुत जबरदस्त तरीके का एलर्जी। तो लिखिए, वीड पार्थेनियम ब्रैकेट में कैरेट ग्रास come to India as a contaminant of wheat. Come to India as a contaminant of wheat. Come to India As a contaminant. Contaminant मतलब गलती से, contaminant of wheat. ठीक है, ये कंटामिनेंट के फॉर्म में इंडिया आया था, एज अ कंटामिनेंट ऑफ वीट। नेक्स्ट पॉइंट, या उसी में कंटिन्यू करो, दिस वीड हैज बिकम अ मेजर कॉज, this weed has become a major cause of pollen allergy. Has become a major cause of pollen allergy. उसके बाद कलर अगर दूसरा तो चेंज करके लिखिएगा एक नाम, हे फीवर। ये पॉलन एलर्जी से होने वाले फीवर का नाम है हे फीवर। इज एन एलर्जिक रिएक्शन, is an allergic reaction due to presence of pollen in air, due to presence of pollen in air, एयर में जो pollen ग्रेन होते हैं उनके प्रेजेंस से ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जो कि होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स कॉमनली कॉजिंग हे फीवर आर, इस सब नाम जो भी एग्जांपल बोलेंगे ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनता है, 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड्स में और 4 से 5 क्वेश्चन नीट में, इसलिए दोनों तरफ से ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नीट के लिए। नेक्स्ट, इसी में कंटिन्यू कीजिएगा, प्लांट्स कॉमनली कॉजिंग हे फीवर, प्लांट्स कॉमनली कॉजिंग हे फीवर आर, प्लांट्स कॉमनली कॉजिंग हे फीवर आर, ये नाम याद रखना है, एमेरैंथस, एक प्लांट जो कि हे फीवर कॉज करता है, दूसरा चीनोपोडियम, सब एनसीईआरटी का नाम है इसलिए बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनोपोडियम
और एक पार्थेनियम का बात तुम लोग करे लिए। ये 3 प्लांट जो कि बहुत ज्यादा पॉलन एलर्जी कॉज कर रहा है, हे फीवर कॉज कर रहा है, ठीक है, लिख लिए। लिखे नहीं लिखे? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, पॉलन ग्रेन्स आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो पॉलन ग्रेन हमेशा बेकार चीज नहीं है, पॉलन ग्रेन से क्या क्या बीमारी हो सकता है हम तो बात कर लिए, बट वो सिर्फ 3 प्लांट हम लोग अभी जो एग्जांपल के फॉर्म में पढ़े हैं, ऐसे कम ही प्लांट्स हैं, मेनली एमेरैंथस, सिनोपोडियम और पार्थेनियम। बट पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन। सोचो ना, पॉलन ग्रेन अगर एक से मिल जाए तो एक नया प्लांट को जन्म दे सकता है, कितना अधिक एनर्जी होगा, नया जीवन देने का जिसमें ताकत है उसमें एनर्जी तो अधिक होना ही होना है ना। इसलिए सीड, बीज में भी बहुत ताकत होता है, कोई भी बीज हो, चना खाते हैं हम लोग बीज है, मूंग खाते हैं हम लोग बीज है, सुने हो कितना ताकत होता है, घर में सुने ही होगी, जो लोग भी गांव से हैं या फिर अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों ही केस में आप लोग जान रहे हैं कि इन सीड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। चना हो चाहे फिर उड़द हो, मूंग हो, कई बार इनको भी लोग फुलाते हैं और खाते हैं, बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली एनर्जेटिक। तो पॉलन ग्रेन्स में भी बहुत एनर्जी होता है। तो लिखिएगा, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, pollen grains are rich in nutrients, pollen grains are rich in nutrients, फुल स्टॉप देकर कंटिन्यू करना। दे आर टेकन एज टैबलेट्स। देखो अब अमीर देश जो भी है, वेस्टर्न कंट्रीज जो भी है, उनके पास उतना जगह नहीं कि उतना फ्लावर उगा है, तो वो लोग क्या करता है कि फ्लावर का खेती किया, जो उसका पॉलन ग्रेन है ना उसको निकाल लिया, और निकालने के बाद उसको टैबलेट या सिरप्स के फॉर्म में बनाकर बेचता है। अब जिसको जैसे रिवाइटल का नाम सुने हो, रिवाइटल सब लोग सुना है, तो रिवाइटल क्या है, एनर्जी सप्लीमेंट। आप जो कुछ भी खाए और अगर आप साथ में एक रिवाइटल का टैबलेट भी ले रहे हो तो आपके बॉडी में जो कुछ भी कमी होगा ना, थोड़ा मोड़ा जो भी गैप्स होगा, उसको रिवाइटल कंप्लीट कर देगा। वैसे ही एनर्जी सप्लीमेंट के फॉर्म में हम लोग पॉलन का टैबलेट या पॉलन का सिरप लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होता है, मतलब इसको तो कोई भी ले सकता है, नेचुरल भी है ना एक तरह से। तो लिखिएगा, दे आर टेकन एज टैबलेट्स एंड सिरप्स टू improve health. They are taken as tablets and syrups to improve health. फुल स्टॉप देकर इसी में कंटिन्यू करना। It also increases the performance. It also increases the performance of athletes and race horses. It also increases the performance of athletes and race horses. It also increases the efficiency of athletes and race horses. एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है। देखते हो जो रेस वाला घोड़ा मूवी में, पहले पुराना मूवी अगर देखते होगे तो ये बहुत दिखता होगा कि लोग घोड़े पे पैसा लगाते थे कि यही घोड़ा जीतेगा, अगर ये घोड़ा जीता तो इतना पैसा मिलेगा। तो वही है, रेस हॉर्स उन्हीं को बोलते हैं। और एथलीट्स तो आप लोग जानते ही। तो इन लोगों, सोचो ये इतना तेजी में दौड़ना होता है, 5 सेकंड 10 सेकंड में 100 मीटर 200 मीटर ऐसे दौड़ना होता है, तो उन लोगों के भी इफिशियंसी को ये बढ़ाता है, ये इतना एनर्जेटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कलर चेंज कर लोगे तो बेहतर रहेगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखिए, द पीरियड फॉर विच पॉलन, देखो सबसे पहले हम लोग बात की थी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब उसका कुछ फायदा नुकसान, मार्केट वैल्यू है कि नहीं। तो अभी हम लोग देखें कि हाँ बहुत एनर्जेटिक होता है, हम लोग उसको टैबलेट और सिरप बनाकर बेचते हैं। एथलीट्स रेस हॉर्सेस के यूं बोलो कि उनके परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा बात हम लोग किए कि पॉलन वायबिलिटी क्या है, तो पॉलन वायबिलिटी अभी लिखेंगे। लिखो, द पीरियड फॉर विच the period for which pollen grain retain the ability to germinate, the period for which pollen grain retain the ability to germinate, मतलब जब तक पॉलन ग्रेन में ये एबिलिटी होता है कि वो जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बना देते,
उसको ही, उस टाइम पीरियड को ही बोलते हैं pollen viability. The period for which pollen grain retain the ability to germinate is called pollen viability. Is called pollen viability. Is called pollen viability. Next point. It is highly variable. देखो कौन सा स्पीसीज है उस पर डिपेंड करता है कि उसका पॉलन ग्रेन कितने समय तक जर्मिनेट कर सकता है। जैसे मान लो कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे भी होते हैं जो 30 मिनट के बाद फिर जर्मिनेट नहीं कर सकते, 30 मिनट के बाद उनका सारा पावर खत्म। कुछ होते हैं जो 7-7 दिन तक एक्टिव होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा स्पीसीज है, और उसके अलावा एक्सटर्नल कंडीशन पे भी। मान लो बहुत ज्यादा गर्मी है तो पॉलन ट्यूब या पॉलन ग्रेन का एबिलिटी थोड़ा घट जाता है। मॉइस्चर वाला टाइम है, रेनी सीजन, देखते हो उस वक्त रेनी सीजन में बहुत ज्यादा पेड़ पौधा उगता है। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में पॉलन ग्रेन का एबिलिटी बहुत हाई होता है, मॉइस्चर होता है ना, तो वो प्रिजर्व रह जाता है। देखिए कहां तक लिखे थे? It is highly. हाँ लिखो, इट इज It हाईली is वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट, it is highly variable and to some extent, it is highly variable and to some extent depends upon the environmental factors. It is highly Some. variable and to some It is extent, highly variable. highly variable and to some extent depends upon external environmental factors, environmental factors like temperature and humidity, like temperature and humidity. ठीक है? लिख लिया यहां तक? लिखे? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन सीरियल्स, in cereals like rice, wheat, in cereals like, cereals मतलब अनाज, in cereals like rice, wheat, etc. राइस का बात कर लो आप wheat का बात कर लो, या इस तरह के किसी भी प्लांट का, pollen viability is minimum. इनमें pollen grain का viability बहुत कम होता है, pollen viability is minimum. कितना देर? अभी बताए, अप टू 30 मिनट्स। वाइल, ये इंपॉर्टेंट है अब जो बता रहे हैं, वाइल, कुछ फैमिली का नाम लिखना याद है, 11th में पहला चैप्टर में पढ़े थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इस तरह से, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो हम फैमिली का नाम लिख रहे हैं, तो कुछ फैमिली जैसे कि वाइल इन रोजेशी, सब एनसीईआरटी का नाम है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलानेसी, it is up to several months, it is up to several months। ठीक है, तो कुछ समय में अगर हम सीरियल्स का बात करें, राइस का, व्हीट का, तो इसमें तो 30 मिनट के बाद पॉलन बेकार हो जाता है। बट अगर हम इन तीन फैमिलीज का बात करें, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी या फिर सोलानेसी, तो इनमें पॉलन वायबिलिटी कुछ महीनों तक होता है, इट इज अप टू सेवरल मंथ्स। ओके, नेक्स्ट, pollen grains can be cryopreserved, pollen grains can be cryopreserved। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज को प्रिजर्व करके रखना सालों साल। हम जैसे मान लो कई बार क्या होता है ना कि कोई प्लांट एक्सटेंड कर रहा है, खत्म हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसका पॉलन ग्रेन और उसका एग, इन दोनों को
लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर जमा देते हैं। कहां पे जमाते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे। और जब हम ऐसा करते हैं ना तो वो उसी कंडीशन में प्रिजर्व रह जाता है, मतलब कि सालों साल वो वैसे ही रह जाए, कोई चेंज नहीं, खराब नहीं होगा। और मान लो 5 साल 6 साल के बाद उसको निकाले और निकाल कर हम वापस से जब उस एग और पॉलन ग्रेन का फ्यूजन कराएंगे तो नया प्लांट बना देगा। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग अपने में केस में भी ऐसा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे आर्मी जो होते हैं ना, आर्मी वाले वो ये सब ज्यादा करते हैं। जैसे मान लो आर्मी वाले मोस्टली जो भी बॉयज होते हैं, उनका आर्मी में जाने का एक रूल ये होता है कि शादी के पहले आपको आर्मी में जाना है। अनमैरिड बॉयज होना चाहिए, मैरिड है तो फिर आप आर्मी में नहीं जा सकते। तो अनमैरिड जो बॉयज होते हैं, और कई बार क्या होता है कि शादी हुआ जस्ट और आपका तुरंत से, या मान लो आप, कई बार तो क्या होता है कि इकलौते हो आप अपने फैमिली में, और शादी हुआ और आपको किसी जंग पे जाना है, तो उस केस में क्या करते हैं ना कि उनका स्पर्म, मेल का स्पर्म को हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं इसी तरीके से, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में, तो स्पर्म प्रिजर्व्ड है। बाद में अगर कभी ऐसा मौका बना, तो अगर मान लो ऐसा ना हो, लेकिन अगर भगवान की वजह से वो किसी वजह से मर ही गया उसी जंग में या लड़ाई में, तो उसका स्पर्म को बाद में यूज किया जा सकता है उसके फैमिली को बढ़ाने के लिए। उसके स्पर्म को यूज किया जा सकता है। उस स्पर्म, वो बेकार नहीं होता स्पर्म, कितना भी साल क्यों ना गुजर जाए वो स्पर्म बेकार नहीं होगा। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको स्टोर किए हैं तो, जैसे फ्रिज में खाना 6-7 दिन तक टिकता है ना, उसी तरह लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे जमा करें तो वो हमेशा के लिए टिक सकता है, मतलब लंबे समय, 60 साल, 10 साल, 50 साल, कई बार तो 60, 70, 80 साल तक भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये खास बात होता है। तो उसी को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। pollen grains can be cryo preserved. Pollen grains can be cryo preserved in liquid nitrogen, in liquid nitrogen कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस, and used as pollen bank, and used as pollen bank, pollen bank के फॉर्म में हम इनको यूज करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए यहां तक।